मेरे पति राहुल को चलते फिरते मुझे छेड़ने की आदत है। कभी हल्के से गाल छू लेते हैं तो कभी कमर पर चुटकी काट लेते हैं। ये नहीं देखते कि आसपास कोई है या नहीं, बस अपने प्यार का इजहार करने से कभी नहीं चूकते। जब मैं झेंप कर कहती हूँ शर्म करो तो मुस्कुराकर जवाब देते हैं, अरे यार, अपनी बीवी से ही तो प्यार कर रहा हूँ, कोई गलत काम थोड़े ही कर रहा। समझी जानू? सच कहूँ तो मुझे भी उनका ये शरारती अंदाज अच्छा लगता है। कभी कभी मैं भी मौका देखकर उन्हें चुपके से पप्पी दे देती हूँ। आखिर हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे के अपने। लेकिन कुछ समय से मैं एक अजीब बात नोटिस कर रही थी। हमारी कामवाली कविता अक्सर हमारी इन प्यारी नोकझोंक को दरवाजे के पीछे से छिपकर देखती रहती। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे ये बात बार बार दोहराई जाने लगी। कविता शादी से पहले से ही हमारे घर में काम कर रही है। स्वभाव से शांत, व्यवहार में मधुर और काम में एकदम निपुण। 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। उसका ससुराल भी पास ही है, इसलिए वह काम पर आती रही। मैं समझ सकती हूँ कि कभी कभी कुमारी लड़कियों को इस तरह की चीजें उत्सुकता से आकर्षित करती हैं, लेकिन अब तो कविता शादीशुदा है, उसका पति भी उसे प्यार करता होगा, फिर हमारे रिश्ते की इतनी उत्सुकता क्यों? मैंने एक दिन राहुल से यह बात साझा की तो वे हंसते हुए बोले, अरे छोड़ो यार, बच्चों जैसी हरकतें हैं, देख लेती है तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं थोड़ी सतर्क हो गई थी। जब कविता काम पर होती तो मैं राहुल से थोड़ी दूरी बना लेती। देखते देखते 1 साल बीत गया। फिर एक दिन कविता बिना बताए काम पर नहीं आई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अगर छुट्टी चाहिए होती तो वह या तो पहले से बता देती या फोन कर देती। मुझे थोड़ी चिंता हुई, लेकिन राहुल ने टाल दिया। अरे शालिनी, इतनी टेंशन मत लो, कोई और मेड रख लो, उन्होंने कहा और ऑफिस निकल गए। लेकिन मेरे दिल को चैन नहीं था। उनके जाने के बाद मैंने अपनी स्कूटी निकाली और कविता के घर की ओर चल पड़ी। मुझे याद था, एक बार तेज बारिश में हम उसे उसके घर छोड़ने गए थे तो रास्ता पता था। पास वाली बस्ती में ही कविता का घर था, इसलिए रास्ता मुझे मालूम था। मैंने एक्टिवा गली के नुक्कड़ पर खड़ी की और छोटी सी पगडंडी से होते हुए उसके घर पहुंची। आंगन में उसकी सास बैठी लहसुन छील रही थीं। मैंने विनम्रता से पूछा, मौसी, कविता कहाँ है? 2 दिन से काम पर नहीं आई। मेरी बात सुनते ही उनका चेहरा सख्त हो गया। अचानक वे तुनक कर उठीं और गुस्से में बोली, नाम मत ले उस कुलच्छनी का, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया उस कमबख्त ने। मैं चौंक गई। कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया। मैंने कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और भीतर चली गईं। पड़ोस के घर के बाहर खड़ी एक लड़की मुझे चुपचाप देख रही थी। मैं उसकी ओर बढ़ी तो वह भी डर के मारे दरवाजा बंद करने लगी। लेकिन मैंने झट से दरवाजा रोक लिया और शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें कुछ पता हो तो बस इतना बता दो कि कविता कहाँ है। उसने डरते हुए धीरे से कहा, सरकारी अस्पताल में। फिर बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर लिया। मैं तुरंत एक्टिवा पर बैठी और सरकारी अस्पताल पहुंच गई। वहां काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे कविता दिखी। वहां पुलिस भी मौजूद थी। मेरा दिल घबरा गया कि ये सब क्या हो रहा है। मैं धीरे से उसके पास गई। मुझे देखते ही कविता ने शर्म से मुंह फेर लिया। मैं पास की एक कुर्सी पर बैठ गई और नरमी से बोली, इधर देखो कविता। उसने आंखें नीची किए बुझे स्वर में कहा, मैडम आप यहाँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जब तुमने कोई खबर नहीं दी तो मुझे आना ही पड़ा। बताओ क्या हुआ है? कोई हादसा हुआ या किसी ने कुछ किया? सब सच बताओ। कविता बोली, मैडम सब बताऊंगी, बस थोड़ी तबीयत संभलने दो, फिर आपके घर आकर सब बताती हूँ। आप खुद सुनना, फिर फैसला करना कि मैं सही थी या गलत। उसकी आंखों में कुछ कहने का डर था और दिल में कोई बोझ। मैंने उसे 5,000 रुपए दिए और कहा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना, मैं हूं न।
फिर मैं घर लौट आई। घर आते ही सबसे पहले मैंने किसी दूसरी कामवाली की तलाश शुरू की। सोसाइटी के इंटरकॉम ग्रुप में पूछा तो सविता नाम की एक महिला अगले ही दिन से काम पर आ गई। शाम को मैंने राहुल को कविता के बारे में बताया। उम्मीद थी कि वो थोड़ी चिंता करेंगे, लेकिन उन्होंने झुंझलाकर कहा, यार अब नई कामवाली मिल गई न, फिर क्या जरूरत है जानने की कि कविता की लाइफ में क्या हुआ, क्यों बेवजह दिमाग खराब कर रही हो। लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। कविता सालों से हमारे साथ थी, सिर्फ कामवाली नहीं, हमारे घर की हिस्सा बन गई थी। अगर वो किसी मुसीबत में है तो उसे यूं अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। एक दिन अचानक कविता का फोन आया। मैडम आप घर पर हैं क्या? मैंने कहा, हाँ घर पर ही हूँ। वह बोली, अभी आ रही हूँ। मैंने गैस पर चाय चढ़ा दी और मन ही मन खुद को तैयार करने लगी कि आज शायद वह अपनी चुप्पी तोड़ेगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने कविता खड़ी थी। मैंने पूछा, कैसी हो अब? उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। बोली, मैडम तन के घाव तो भर गए हैं, लेकिन जो पीड़ा मन में है उसका कोई इलाज नहीं। मैंने उसे अंदर बुलाया, पानी और चाय दी। हम दोनों बैठ गए। मैंने कहा, चल अब खुलकर बात कर। कविता ने मेरी आंखों में देखकर कहा, मैडम एक बात बताइए, क्या सिर्फ भूख ही शरीर को जलाती है? औरत को भी तो तन की तड़प होती है न? जैसे मर्दों को जिस्म की जरूरत होती है, वैसे ही औरतों को भी होती है। फिर हमें ही क्यों चुप रहना पड़ता है? मैं कुछ कह पाती, इससे पहले वो बोल पड़ी, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं कुंवारी हूं। मेरा पति संजय नामर्द है। आज तक उसने मुझे छुआ तक नहीं। जोश और जवानी का लावा मेरे अंदर उबलता रहता है। कभी सोचा है, अगर यही कमी किसी मर्द में होती तो क्या वो चुप रहता? नहीं न, वो तो बाहर अपनी भूख मिटा लेता। उसकी आंखों में जो आंसू थे वो गुस्से से भीगे हुए थे, शर्म से नहीं। एक लड़की शादी करती है तो सपनों के साथ करती है। वो सिर्फ रिश्ते नहीं, चाहते भी लाती है। लेकिन मेरी किस्मत देखिए, मुझे ऐसा पति मिला जो मेरी आंखों की भी प्यास नहीं समझता। मैंने धीरे से कहा, कविता ऐसे रिश्ते में तो तू तलाक ले सकती है और नई जिंदगी शुरू कर सकती है। उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैडम आपकी दुनिया और मेरी दुनिया में बहुत फर्क है। आप जैसी औरत तलाक लेकर नई जिंदगी शुरू कर सकती है, लेकिन मेरे जैसे तबके की औरतों के लिए एक बार जिस घर में ब्याह दी जाती हैं, वहां से सिर्फ अर्थी उठती है। तलाक तो जैसे समाज से निष्कासन का फरमान होता है हमारे लिए। उसकी आवाज कांपने लगी थी, लेकिन वो रुकी नहीं। हर रात जब मेरे जेठ जेठानी के कमरे से आती उनकी सिसकियां और आहें सुनती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आग मेरे कानों में भर दी हो। मेरे अंदर की औरत चीख उठती है। कभी कभी मैं संजय से लिपट जाती हूँ, कोशिश करती हूँ उसे पास लाने की, लेकिन वो तो जैसे बर्फ का ढेर है। कोई हरकत नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं एकदम शांत थी। उसके शब्द मेरे दिल को छू रहे थे। इस समाज में एक औरत की खामोशियां किस कदर चीखती हैं, आज मैं महसूस कर रही थी। कविता चुप हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि बीते महीनों की भड़की हुई आग बह रही थी। मैंने कहा, कविता जो भी हुआ साफ साफ बता। मन हल्का कर, तुझे कोई नहीं जज कर रहा। वो कुछ पल शांत रही, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, मैडम शायद आपको पहले से अंदाजा था। जब साहब आपको छेड़ते थे, प्यार जताते थे, तो मैं कई बार छुप कर देखती थी। मैं चौंक गई, लेकिन कुछ नहीं कहा। आपको देखकर मेरे मन में भी हुक उठती थी। काश कोई मुझे भी ऐसे प्यार करता। मैं भी तो औरत हूँ, मुझ में भी वही सब एहसास हैं। पर मेरी दुनिया तो सूनी थी, मरा हुआ रिश्ता था मेरा। कविता की आवाज अब कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में कहीं कोई पछतावा नहीं था।
एक दिन मेरे ताऊ ससुर का बेटा वनराज हमारे घर आया। जवान, गठीला, आत्मविश्वास से भरा। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो जाने अनजाने मेरे भीतर की औरत जाग उठी। मैंने होठों पर जीभ फिराकर जैसे अपने एहसास जाहिर कर दिए। फिर तो वनराज बार बार घर आने लगा। हम दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। खामोशियों में बहुत कुछ कह दिया जाता था। एक दिन मेरी बुआ सास की बेटी की सगाई पड़ोस के गांव में थी। सब गए, पर मैंने पेट दर्द का बहाना बनाकर घर में रुकने का नाटक किया। मैं जान गई थी कि कविता अब अपने दिल के सबसे गहरे राज उगलने को तैयार है। मैंने वनराज को बुला लिया। उस दिन मैंने अपने कुंवारेपन की चुप्पी तोड़ दी। हाँ, मैंने खुद को उसे सौंप दिया। मुझे पता है मैं शादीशुदा थी, पर मैंने अपने जीते जागते जिस्म को और इंतजार में सड़ने नहीं दिया। मैडम, मैंने किसी से जबरदस्ती नहीं की। मेरा पति ही जिम्मेदार था मेरी इस हालत का। आज अगर वो एक सच्चा जीवन साथी होता तो मैं इस मोड़ पर नहीं आती। मैंने कहा, पर कविता, फिर क्या हुआ? उसकी आंखों में एक पल को डर झलका, फिर बोली, हमारा रिश्ता गहराता गया। वो मेरा हमराज बन गया। पर एक दिन हम दोनों छत पर थे और सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खोए थे। तभी संजय ने हमें देख लिया। वो तमतमाकर आया और पास रखी लाठी से मुझे मारने लगा। पर उस वक्त मैं कोई डरी समी औरत नहीं थी। मैं एक जलती हुई चिंगारी थी। मैंने लाठी छीनी और उस पर टूट पड़ी। मैडम, मैंने उस आदमी को मारा नहीं, उसकी उस झूठी मर्दानगी को तोड़ा है जो सालों से मेरे जीवन पर बोझ बनी हुई थी। मैं अवाक रह गई थी। ये वही कविता थी जो कभी मेरी बर्तनों की खनक में खोई रहती थी, अब अपने जीवन की कड़वी चीख में झलक रही थी। उसने मेरी ओर देखा और बोली, अब आप ही बताइए, मैंने कुछ गलत किया क्या? मैं कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से कहा, कविता, तू गलत नहीं थी। बस तू उस दर्द में उलझ गई थी जहां कोई रास्ता सीधा नहीं बचता। तेरा संघर्ष तेरे हालात की देन था, तेरे इरादों की नहीं। मैंने कविता को समझाने की कोशिश की, देखो, अभी कुछ भी करने से पहले तुम और संजय बैठकर बात करो। जो कुछ हुआ उसे साफ साफ सामने रखो। शायद कोई हल निकल आए। लेकिन कविता की आंखों में अब कोई संशय नहीं बचा था। मैडम, उसने दृढ़ता से कहा, अब जो भी हो, मैं उस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मेरी जिंदगी कोई बोझ नहीं है जिसे मैं घसीटूं। मैं जश्न की तरह जीना चाहती हूँ, रो रो कर नहीं। और वो जश्न अब सिर्फ वनराज के साथ मुमकिन है। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहां पश्चाताप नहीं था, बस सच्चाई थी। आंसुओं की जगह अब आत्मसम्मान बह रहा था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, देख कविता, तुझमें कोई गलती नहीं है। प्यार और इज्जत जबरदस्ती के रिश्ते से कहीं ज्यादा जरूरी है। शादी तभी तक सही है जब तक उसमें इंसानियत जिंदा हो। कविता मेरे गले लग गई। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक नई हिम्मत थी। मैडम, जब तक ये मामला सुलझता नहीं, तब तक मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। लेकिन वादा है, सब ठीक होते ही वापस लौटूंगी। मैंने सिर हिला दिया। वह मुस्कुराकर चली गई। समय बीतता गया। 4-5 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। धीरे धीरे मैं कविता को भूलने लगी थी। जिंदगी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। एक दिन सुबह अखबार पढ़ते हुए जैसे कोई भूचाल आ गया। हेडलाइन थी, एक शरीफ पति के हाथों गीता नाम की बदचलन औरत का कत्ल। मैंने चौंक कर तस्वीरें देखीं। ये तो मेरी कविता है। दिल दहल उठा। सब कुछ धुंधला लगने लगा। मैं तुरंत अखबार के दफ्तर पहुंची और संपादक से कहा, सर, कल जो छपा है वो अधूरा सच है। आज जो मैं बताने जा रही हूं वो ही कल की खबर बनेगी। अगले दिन का अखबार, सनसनीखेज खुलासा, एक नामर्द पति के हाथों गीता नाम की मासूम औरत की हत्या, जो शादी के नाम पर सिर्फ भुगत रही थी सजा। मैंने अखबार का वो पन्ना देखा और एक लंबी सांस ली। कोई चैन नहीं था उस दिन। बस एक खालीपन था, पर भीतर कहीं यह संतोष भी था कि कम से कम सच अब दुनिया के सामने था।
मैं खिड़की के पास बैठी सोच रही थी, न जाने इस समाज में कितनी गीताएं होंगी जो हर दिन अपनी इच्छाओं, जरूरतों और इंसानियत की बलि देती होंगी। औरत हमेशा क्यों सहती है? तभी राहुल की आवाज आई, बोलो बीवी, एक कप चाय मिलेगी क्या? मैं मुस्कराई, अखबार मोड़ा और उठकर उसके गले लग गई, क्योंकि हमदर्दी की जरूरत सिर्फ कविता को नहीं, हर औरत को होती है और हर इंसान को भी।